आर्मेचर प्रतिक्रिया, ठीक है। आर्मेचर प्रतिक्रिया को समझने के लिए हमें कुछ चीजें पहले समझनी होगी। अगर ये आप समझ गए तो आर्मेचर प्रतिक्रिया को भी समझ जाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले दो डेफिनेशन आपके सामने नजर आ रही है। सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं GNA, ठीक है। ये क्या होती है आपकी, ये एक तरह से देखिए जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, एक्सिस का हिंदी अर्थ क्या होता है, अक्ष, है ना। तो ये एक रेखा या एक अक्ष है। अब ये कौन सा अक्ष है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, वह अक्ष जो दो सन्निकट ध्रुवों, सन्निकट ध्रुवों से मतलब है जो दो पास पास के ध्रुव होते हैं वो, तो दो जो पास पास वाले ध्रुव हैं उनके बीच से समद्विभाजित करती है, वह क्या कहलाएगी आपकी भौगोलिक उदासीन अक्ष कहलाता है। आप इसको उदाहरण से समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए डायग्राम आपको दिखाया हुआ है, दो पोल आपको नजर आ रहे हैं N और S। इसके अंदर NS को अगर मैं इसको बिल्कुल बीच से दो भागों में बांटना चाहूं तो ये वाला जो अक्ष आ रहा है आपका, ये इधर वाले क्षेत्र को इधर वाले क्षेत्र को बिल्कुल बराबर में बांटा, तो यहां पर जो आपका GNA अक्ष होगा वो कहां होगा, बिल्कुल यहां पर होगा, इसके मिडल में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। ये भी क्या है, एक तरह से अक्ष है, मगर ये कौन सा अक्ष है इसको देखते हैं। वह अक्ष जिस पर कोई विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होता और वह मुख्य फ्लक्स जो आर्मेचर से गुजरता है के लंबवत होता है। तो आपका जो मुख्य फ्लक्स कौन सा है इसके अंदर, जो ये पोल है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र ये वाला उत्पन्न हो रहा है ना। तो इसके जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी उसके साथ ये क्या समकोण हो, तो ये समकोण भी इसी के ऊपर आएगा, है ना। और जहां पर आपका EMF उत्पन्न नहीं होता हो, यानी ये एक ऐसा अक्ष है जहां पर आप आर्मेचर कंडक्टर के अंदर, आप जब आर्मेचर कंडक्टर इसके ऊपर होंगे तो यहां पर कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा। इसको आप देख सकते हो कि यहां पर देखिए जब आपके आर्मेचर कंडक्टर यहां से यहां की तरफ गति करते हैं तो ये किसी भी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं के साथ संपर्क में नहीं आ रहा, तो कोई भी चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं को ये नहीं काटेगा, है ना। तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जब ये इस पोजीशन पे है तब इसके अंदर क्या होगा, उत्पन्न होने वाला EMF क्या होगा, शून्य होगा ना। यहाँ पर इस पे भी आप इस चालक को मान लीजिए, तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, ये किसी भी फ्लक्स के साथ लिंक नहीं है इस कंडीशन पे, तो इस समय भी आपका यहाँ पर क्या होगा, कोई EMF उत्पन्न नहीं होगा। तो मैं यहाँ बोल सकता हूं कि GNA और MNA अभी मेरे इस कंडीशन के अंदर दोनों एक ही अक्ष पर है, ठीक है। मगर इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो GNA है वो हमेशा स्थिर रहती है। वो हमेशा स्थिर क्यों रहेगी, क्योंकि हमने यहाँ बोला है कि GNA क्या करती है, आपके दो पास वाले ध्रुवों को दो भागों में बांटती है। तो आपके जो पोल होते हैं वो हमेशा जनरेटर के अंदर स्थिर रहते हैं ना। अगर वो जनरेटर स्थिर है तो उसके बीच वाली रेखा भी स्थिर होगी, है ना। मगर मैं बात करता हूं आपकी MNA की। MNA क्या होता है आपका, ये मुख्य फ्लक्स के 90 डिग्री पे होगा, है ना। और इसका मान आपका चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है कि अगर मैं यहां पर इस फ्लक्स को थोड़ा सा मोड़ दूं, इस फ्लक्स को यहां से मैं थोड़ा सा मोड़ के इसे तिरछा कर दूं, तो अब इसका 90 डिग्री ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स के 90 डिग्री और फ्लक्स के साथ रेखाओं के साथ ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो फ्लक्स रेखाओं के अगर मैं मोड़ दूं किसी तरीके से इसके अंदर, तो यहां पर क्या होगा, आपका फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है कि GNA का हमेशा स्थिर अक्ष है और MNA जो होता है वो क्या होता है, आपके फ्लक्स के साथ साथ क्या होता है, वहां पर परिवर्तित होता है, ठीक है। अच्छा, इसी को मैं ग्राफ से दर्शा रहा हूं। तो यहाँ पर मैं जो आपके सदिश ग्राफ जो बोलते हैं वो मैंने यहाँ दर्शाया, इसके जस्ट नीचे की तरफ आपके देखिए मुख्य फ्लक्स किधर से चल रहा है, N से S की तरफ चलता है। तो इसके मैं वेक्टर जो बनाऊंगा उसका जो सदिश बनाऊंगा वो कैसे बनाऊंगा, एक सीधी रेखा जो आपको यहाँ नजर आ रही है, ये आपके इसकी डायरेक्शन को भी दिखा रहा है और उसके मान को भी दिखा रहा है।
और जो GNA और MNA है वो क्या है, इसके 90 डिग्री पे है, इस फ्लक्स से देखो 90 डिग्री पे है ये, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पर इसके 90 डिग्री पे इसका यहाँ पर ये रेखाएं खींची, इसका सदिश खींचा, तो इसका जो ये नीचे आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये इसका वेक्टर डायग्राम है जो आपके यहाँ पर GNA MNA और जो आपका फ्लक्स है उसके बीच का। अब बात करते हैं हम आर्मेचर प्रतिक्रिया की। आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है? देखिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया एक तरीके से आर्मेचर के कारण मुख्य फ्लक्स पर पड़ने वाला प्रभाव है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। आपको पहले इसके जब हमने अभिलक्षण पढ़े थे उसके अंदर हमने आर्मेचर रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था, इसको वापस यही रिपीट कर रहे हैं अपन। आर्मेचर कुंडली में धारा प्रवाह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फील्ड कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र पर पड़ने वाला प्रभाव को क्या कहते हैं हम? आर्मेचर प्रतिक्रिया। यानी आपके आर्मेचर है, उसके अंदर धारा उत्पन्न होती है, धारा बहेगी तो वहां पे भी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आपके जो पोल आपने लगाए जो प्रभाव डाल रहे हैं वो आपका क्या कहला रहा है यहाँ पर? आर्मेचर प्रतिक्रिया कहला। शून्य बार पर आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव भी शून्य होगा। क्यों शून्य होगा? रीजन नेक्स्ट देखते हैं अपन। आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण मुख्य फ्लक्स या क्षेत्र फ्लक्स पर दो प्रभाव पड़ते हैं। अब देखिए, हमने बात कर ली कि प्रभाव पड़ता है, पर प्रभाव क्या है वो भी तो समझे। अगर वो समझ लेंगे तो आर्मेचर प्रतिक्रिया पूरी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए दो प्रभाव है। पहला प्रभाव है विचुंबकन प्रभाव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यहाँ पर डीमैग्नेटाइज और वीकनेस द मेन फ्लक्स। ये प्रभाव क्या करता है आपका? ये प्रभाव आपके मुख्य फ्लक्स को कमजोर करता है, और मुख्य फ्लक्स कमजोर होगा तो आपका वहां पर क्या होगा? टर्मिनल वोल्टेज कम होंगे ना, क्योंकि आपके टर्मिनल वोल्टेज या उत्पन्न होने वाला ईएमएफ किसके प्रोपोर्शनल होता है? मुख्य फ्लक्स के समानुपाती होता है। अगर इसका मान घटेगा तो इसका मान भी घटेगा, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि जो विचुंबकन प्रभाव है उसके कारण क्या होता है? आपके उत्पन्न होने वाली बोलता घट जाती है। दूसरा प्रभाव क्या डलता है? ये मार्कशीट चाहिए? अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, बैठूंगा। ठीक है, आप आ जाओ, 12 बजे तक क्लास है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन दूसरे प्रभाव की, क्रॉस मैग्नेटाइज और डिस्ट्रॉइट इट, यानी क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। ये क्या करता है आपके? इसके कारण आपके ब्रश पर स्पार्किंग होती है। इस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है? आपके ब्रश पर स्पार्किंग हो रही है। इसमें क्या होता है? आपका जो मुख्य फ्लक्स है वो क्या होता है? थोड़ा सा डिफेक्टिव हो जाता है। डिफेक्टिव होने का मतलब जो फ्लक्स आपका सीधा सीधा चल रहा है वो सीधा सीधा में चलकर तिरछा हो जाएगा। जैसे अभी आपने दो पोल के बीच में देखा चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है? ऐसे सीधी रेखाओं के रूप में होता है। तो विचुंबकन प्रभाव के कारण ये ऐसे सीधा न रहेगा, कैसा हो जाएगा? ऐसे तिरछा हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो इससे क्या होगा? आपका वहां पर स्पार्किंग बढ़ जाएगी। टर्मिनल जो आपके ब्रश होते हैं वहां पर स्पार्किंग बढ़ती है, और जो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि स्पार्किंग होगी वहां पर तो क्या होगा? कम्यूटेटर कम्यूटेटर हमारे घिसेंगे ना स्पार्किंग के कारण, है ना, उन पर खड्डे पड़ जाएंगे, और वो खड्डे पड़ गए तो वो तो महंगा आइटम है हमारे लिए। कम्यूटेटर खराब हुए तो उसको रिप्लेस करना हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो इसके कारण हमारे ये दो नुकसान है। पहले के कारण तो क्या हो रहा है? टर्मिनल वोल्टता घट रही है, जबकि दूसरे के कारण क्या हो रहा है? अपने स्पार्किंग वहां पर बढ़ रही है, जो कि दोनों ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। अब देखिए, बात करते हैं अपन कि ऐसा हो क्यों रहा है, विचुंबकन प्रभाव क्यों हो रहा है, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट या आपका क्रॉस चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न क्यों हो रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, ये कैसे इफेक्टेड कर रहा है। तो यहाँ बात करते हैं हम आगे
जब जनरेटर शून्य भार पे होता है तब GNA यानी ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस और MNA मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस को आच्छादित करता है। आच्छादित का मतलब एक ही लाइन में होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। यहाँ आच्छादित से मतलब क्या है, एक दूसरे के ऊपर होना। तो जब आपका जनरेटर पर कोई भार नहीं है तब हमने पहला ऊपर पढ़ा ना टॉपिक, आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव शून्य होगा, यानी उस समय कोई आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव नहीं है। उस समय क्या होगा, आपका GNA MNA के ऊपर होगा तथा मुख्य फ्लक्स समरूप होता है। सामान्य ब्रश MNA पर स्थित होते हैं क्योंकि इस समय चालक में कोई विद्युत वाहक उत्पन्न नहीं होता। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है कि हम ब्रश को कहां स्थापित करते हैं, हमेशा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना। इसमें यहां पर रखने का रीजन क्या है, क्योंकि देखिए अगर आपके ब्रश जो है वो MNA पे रखे गए हैं तो उसके अंदर जो कोयल वहां पर उस समय जो उसके नीचे जो कोयल होगी या जो चालक होंगे उसके अंदर कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, और कोई विद्युत धारा नहीं उत्पन्न होगी तो जब आपके कॉन्टेक्ट के बीच से कनेक्शन होगा तो कोई स्पार्किंग होगी क्या वहां पर, क्योंकि धारा स्पार्किंग क्यों होती है, जब दो कॉन्टेक्ट के बीच में विद्युत धारा हवा से उछल के जाती है तब होती है ना, है। तो यहां पर जब हम क्या करते हैं MNA पे इसको रखते हैं, MNA पे रखने से क्या होता है, ब्रश के अंदर उसके नीचे जो आपके ब्रश के नीचे वाले जो चालक होते हैं उसमें क्या होता है, कोई भी विद्युत धारा या EMF उत्पन्न नहीं होता है, और उसके कारण क्या होगा, वहां पर स्पार्किंग न के बराबर होगी, स्पार्किंग होगी मगर न के बराबर होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रश को MNA पर रखते हैं, ठीक है। इसी को अपन डायग्राम से देखते हैं। ये आपको डायग्राम से समझाया हुआ है। जब हमारा नो लोड कंडीशन है, नो लोड कंडीशन में आपका देखिए चुंबकीय क्षेत्र होगा N और S, इसके कारण एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और GNA MNA के ऊपर स्थित होगी, क्योंकि GNA क्या होती है, आपकी दोनों पोल को समद्विभाजित करने वाली रेखा, और MNA क्या है, आपका वह अक्ष जिस पर EMF 0 उत्पन्न हो रहा है प्लस इसका 90 डिग्री है, तो दोनों ही वहां पर है आपके उसी पॉइंट पे। तो इसलिए मैं फर्स्ट कंडीशन पे बोल सकता हूं कि नो लोड कंडीशन में आपका चुंबकीय फ्लक्स कैसा होगा, जैसा आपको अभी चित्र नंबर 23 में दर्शाया गया वैसे। अब मान लीजिए आपने कोई लोड आपने आर्मेचर से जोड़ा, तो आपको यहां देखिए नीचे आर्मेचर कंडक्टर दिखाए हुए, ठीक है। तो आर्मेचर कंडक्टर के अंदर इसमें देखिए क्रॉस और डॉट दोनों दिखाए हुए। क्रॉस क्या दर्शाता है आपको, यहां पर दिख रहा है, पहले क्रॉस और डॉट आपको, ये क्रॉस नजर आ रहे हैं और ये डॉट, ये क्या दर्शाते हैं यहां पर, तो देखिए मेन फ्लक्स तो आपका पहले ही है यहां पर, है ना। आर्मेचर को जैसे लोड जोड़ा तो ये चुंबकीय क्षेत्र भी वहां पर उत्पन्न हो गया, तो इसके कारण क्या होगा, आपका ये मुख्य जो फ्लक्स है वो क्या होगा, इस तरह से तिरछा हो जाएगा, ये आपको नजर आ रहा है, ऐसे तिरछा हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा, देखो इसके अंदर यहां पर हम बात करें, देखिए इसमें अलग अलग पोल है, ये अलग अलग इसके सिरे हैं, है ना। एक को बोलते हैं अपन इसमें लीडिंग पोल टर्मिनल, इसका मतलब होता है लीडिंग पोल टर्मिनल, और इसका मतलब होता है ट्रेलिंग पोल टर्मिनल, ठीक है। TPT और LPT कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये आपका चुंबकीय क्षेत्र था यहाँ पर, है ना। उसके साथ ही जब आर्मेचर में धारा प्रवाहित हुई तो यहाँ पे भी ये वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या गया, इसकी देखो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे, और यहाँ पर आर्मेचर के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी कैसे है, ऐसे। तो इस पोल पर यानी इस टिप के ऊपर आपके आर्मेचर और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है उसकी डायरेक्शन समान है, तो यहां पर उत्पन्न होने वाला फ्लक्स की मात्रा क्या होगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर फ्लक्स की मान कितना हो जाएगा, पर रिजल्टेंट फ्लक्स टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक तो आपका मेन फील्ड के कारण जो आपका फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है प्लस आर्मेचर के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है,
उसके बराबर हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संघन हो रहा है। सघन का मतलब वहां पर इसकी डेंसिटी बढ़ रही है और ये मजबूत हो रहा है ना। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके लीडिंग पोल टिप की। तो यहाँ पर देखिए आपका चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, आपके मुख्य फ्लक्स की डायरेक्शन इस प्रकार से है, और आपके आर्मेचर के कारण उत्पन्न होने वाले फ्लक्स की डायरेक्शन कैसे, जैसे इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला फ्लक्स रेखाएं क्या करेगी, इसके कारण उत्पन्न होने वाली फ्लक्स रेखाओं को कमजोर करेगी। कमजोर करेगी तो यहाँ क्या होगा, इसका मान कम होगा। रिजल्टेंट फ्लक्स क्या होगा आपका यहाँ पर, फाई टोटल इज इक्वल टू फाई एम माइनस फाई ए, यही होगा। तो इससे रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ पर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये कम हो गया और यहाँ ज्यादा हो गया, तो ये क्या हुआ, फ्लक्स आपका थोड़ा सा बुढ़ गया यहाँ पर, है ना। इसी प्रकार से हम बात करें इस टिप पर, तो इस टिप पर देखिए मुख्य फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी इधर है ना, और यहाँ पर जो आर्मेचर के कारण उत्पन्न होने वाला फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन भी किधर है आपकी, इसी प्रकार से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सघन हो जाएगा, यानी यहाँ मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा और मजबूत हो गया। यहाँ बात करते हैं, यहाँ उत्पन्न होने मेन फ्लक्स की डायरेक्शन इस प्रकार से है, और आर्मेचर के कारण उत्पन्न होने वाली फ्लक्स की डायरेक्शन आपकी जस्ट इसके अपोजिट है। तो यहाँ ये क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। कमजोर होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर कम हो जाएगी रेखा। तो ये इस तरह से मुड़ गया। तो ये समझ में आया कैसे मुड़ा, किसी को कंफ्यूजन इसमें? देखिए आगे इसमें लिखा हुआ है, यही चीजें जो आपको अभी बताइए वो लिखी हुई कि जनरेटर जब विद्युत भार पर है तब दोनों फ्लक्स उपस्थित होते हैं तथा दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर कार्य करते हैं। आपने उसका सदी से डायग्राम देखा था, उसमें 90 डिग्री पे थे दोनों, है ना। तथा वह मिलकर परिणामी फ्लक्स उत्पन्न होता है जो मुख्य फ्लक्स की दिशा में न होकर गति की दिशा में घूम गया, है ना। वह एमएनए जो परिणामी फ्लक्स से 90 डिग्री पर स्थित है गुणन दिशा की ओर खिसक जाता है आपका। यही ग्राफ आपका, जो ग्राफ आपको दिखाया उसी के बारे में बता रहा है ये, कि आपका जब स्टार्टिंग में था तो आपका जो मुख्य, आपका जो मेन फ्लक्स था वो ये रहा, और आर्मेचर फ्लक्स ये रहा, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है ना। और जब आर्मेचर प्रतिक्रिया होती है यहाँ पर, आर्मेचर फ्लक्स यहाँ पर आता है, तो इसके कारण क्या होता है, आपका जीएनए पर एमएनए नहीं रहता और गति की डायरेक्शन में आगे की ओर खिसक जाता है, और रिजल्टेड जो फ्लक्स होता है वो आपके मुख्य फ्लक्स की डायरेक्शन में न होकर गति की डायरेक्शन में आपके आगे खिसकता है। तो ये भी इससे आगे खिसेगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि जो मुख्य फ्लक्स है उससे ये देखिए 90 डिग्री का कोण बना रहा है, नहीं बना रहा। तो आपका एमएनए यही होता ना, मुख्य फ्लक्स आपका जो रिजल्टेंट फ्लक्स है उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है ये, है ना, इसलिए इससे खिसका हुआ दर्शाया गया है। अब एमएनए जीएनए को आच्छादित नहीं करता तथा ब्रश को एमएनए पर ले जाया जाता है ताकि स्पार्क प्लग कम्यूटेशन प्राप्त हो। तो इस कंडीशन को अब हम दूर करने के लिए क्या करते हैं, हम कि जो ब्रश होते हैं उसको हम क्या करते हैं, गति की दिशा में आगे की ओर खिसकाते हैं ताकि वहां पर हमें स्पार्किंग कम से कम मिले। अच्छा, फ्लक्स के विकृत होने का कारण ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ पूरा का पूरा प्रोसेस, कि उसमें कौन से टिप पर ये सघन होगा और कौन से टिप पर ये कमजोर होगा। वो सारा प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको लिखने के लिए यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। इसको आप स्वयं पढ़ सकते हो, और इस प्रभाव को आप यहाँ से भी समझ सकते हो। आगे बढ़ गया, और स्पार्किंग कम्यूटेशन प्राप्त करने के लिए हमने क्या किया, ब्रश को भी क्या किया, गति की डायरेक्शन पर एमएनए पर लाने के लिए आगे सरका, है ना। अब आगे सरका हो गया तो अब उससे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम यहाँ देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए, मैंने पहली कंडीशन आपको ऊपर नजर आ रही थी, ये ब्रश यहाँ थे ना आपके,
ये वाला ब्रश यहाँ था, अब मैंने क्या किया, एमएनए पे लाने के लिए उसको क्या किया, गति की डायरेक्शन में आगे ट्रांसफर कर दिया, जहां एमएनए था वहां लाके इसको रख दिया, है ना। तो अब आपका यहाँ पे मेन फ्लक्स और बाकी सब फ्लक्स के बीच में मैं सदिश आपका डायग्राम बनाता हूं। तो देखिए आपका मुख्य फ्लक्स तो अभी भी एन से एस की तरफ है ना। और आपने क्या किया, आर्मेचर ब्रश को जब घुमाया तो उसके कारण क्या हुआ, आर्मेचर फ्लक्स भी आपका क्या होगा, तिरछा होगा। ये आपने जैसे इसको घुमाया तो ये आर्मेचर फ्लक्स ऐसा हो जाएगा ना आपका। तो अब इसका जो सदिश बनेगा वो कैसे बनेगा, आर्मेचर का इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो ये देखिए आर्मेचर फ्लक्स को मैंने यहाँ दर्शाया आपके, ठीक है। और जब मैं इनके दो घटकों को इसके दो घटकों में बांटूंगा तो एक घटक आपको यहाँ पर एफ सी मिलेगा और एक घटक मिलेगा एफ डी। एफ सी जो है आपके मुख्य फ्लक्स से 90 डिग्री पर है और एफ डी जो है वो आपके मुख्य फ्लक्स के बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में। तो ये एफ डी जो है वो आपके विचुम्बकीय प्रभाव को दर्शाता है। इसके कारण क्या होगा, मुख्य फ्लक्स आपका कम होगा ना, जब इसका रिजल्टेंट निकालोगे आप, एक तो इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो इसका जब परिणाम निकालोगे तो क्या होगा, ये एक दूसरे से घट जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर जो एफ डी है, आर्मेचर फ्लक्स का जो घटक है एफ डी, वो आपके विचुम्बकीय प्रभाव को दर्शाता है। और एफ सी जो कि मुख्य फ्लक्स के 90 डिग्री पर है, वो आपके किसको दर्शा रहा है, क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को यहां दर्शा रहा है। अच्छा, आर्मेचर, देखिए आर्मेचर प्रतिक्रिया के निराकरण, रिमेडी ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को हम कैसे दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, तो उसका पहला है आपका अतिरिक्त एम्पियर टर्न द्वारा, ठीक है। अब देखिए अतिरिक्त एम्पियर टर्न क्या होते हैं, अपन यहां समझते हैं। आपको एम्पियर टर्न मैंने पहले भी बताते, क्या होता है एम्पियर टर्न। हाँ भाई, कौन बता रहा है एम्पियर टर्न। देखिए इसमें आर्मेचर रिएक्शन के आपके दो प्रभाव होते हैं, विचुंबकन प्रभाव और क्रॉस चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें एम्पियर टर्न भी दो प्रकार के लगेंगे। ध्रुव पर आपके बीच चुंबकीय एम्पियर टर्न के तुल्य अतिरिक्त आर्मेचर, जिससे क्या होगा, जितना आपका ईएमएफ कम होगा उतने ही वहां पर क्या होगा, टर्न बढ़ाओगे, टर्न बढ़ाते वहां पर क्या होगा, फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। नहीं समझ में आया, वापस करते हैं इसकी बात। ये बात करते हैं अपन मैग्नेट की, है ना। ये कॉइल है आपकी, ये कितना फ्लक्स उत्पन्न करती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एन इंटू आई, ये होता है। अगर यहां पर एन की वैल्यू बढ़ा दो तो उत्पन्न होने वाला फ्लक्स का मान भी बढ़ जाएगा, है ना। और जनरेटर में आपका फ्लक्स किसके समानुपाती होता है, उत्पन्न होने वाले ईएमएफ, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपके टर्मिनल वोल्टेज घटती है, घट रही है ना, कम हो रही है। तो मैं क्या करता हूं, वहां पर आपका जो फील्ड है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या बढ़ा देता हूं। फील्ड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे तो फाई का मान बढ़ जाएगा, फाई का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी बढ़ेगा। तो अब मेरे को जितने यहां पर वोल्टेज चाहिए वो मिल सकता है ना अब तो, है ना। तो इस प्रकार से मैं जनरेटर के अंदर जो आपके फील्ड वाइंडिंग है उसके अंदर क्या कर रहा हूं, वहां पर अतिरिक्त टर्न्स और वहां पर लगा रहा हूं, जिससे क्या होगा, वहां पर आपके इंड्यूस होने वाला ईएमएफ बढ़ जाएगा। और ईएमएफ बढ़ेगा तो जब आर्मेचर रिएक्शन होगा उसके कारण जो वोल्टेज घटेंगे तो वो इससे माइनस होकर मेरे को जो रिजल्टेंट, मेरे को जितना टर्मिनल वोल्टेज चाहिए उतना का उतना मिल जाएगा मेरे को। मान लीजिए आपका आर्मेचर रिएक्शन के कारण 5 वोल्ट वोल्टेज कम हो जाता है,
तो मैं इधर उत्पन्न होने वाला ईएमएफ जैसे पहले मेरे को 250 पे मैं काम कर रहा था और मुझे चाहिए 250 ही, है ना। आर्मेचर रिएक्शन के कारण 5 वोल्ट कम हो गया, तो अभी मेरे को कितने मिल रहे हैं? 245 मिल रहे हैं। मेरे को चाहिए कितने? 250 चाहिए, है ना। तो इसके लिए क्या करूं? या तो इसको 255 कर दूं, 255 कर दूंगा तो अब 250 मिल जाएंगे ना मेरे को, है ना। तो इस प्रकार से मैं क्या करता हूं, अतिरिक्त एम्पीयर टर्न लगाकर यहाँ पर उत्पन्न होने वाले ईएमएफ को बढ़ा दूंगा, जिससे मुझे जितनी मन चाहिए वही टर्मिनल वोल्टा मिल जाए। ठीक है, पहला सॉल्यूशन इसका ये है। दूसरी बात करते हैं अपन कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा। इसमें क्या करते हैं हम, आपके जो पोल होते हैं, आपके जो मेन पोल होते हैं वो इस प्रकार से बने होते हैं, जिसके आगे पोल शू लगा हुआ होता है, ऐसे ही होता है ना। इनके ऊपर मैं क्या करता हूं, यहां इनके ऊपर एक और वाइंडिंग गाड़ देता हूं, यहां पर इनके सिरों के ऊपर क्या कर रहा हूं, वाइंडिंग्स गाड़ रहा हूं, है ना। और ये वाइंडिंग क्या करता हूं मैं, आपके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देता हूं। ठीक है, अब इससे क्या होता है मेरे यहाँ पर आर्मेचर रिएक्शन के कारण कोई आपका यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न होगा, है ना। वो फ्लक्स क्या करेगा, अब इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, ये की ये धारा आपके इसके अंदर भी प्रवाहित होगी, तो ये भी क्या करेंगे, यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न करेंगे। इस वाइंडिंग की डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि इसके कारण जो उत्पन्न फ्लक्स है वो आर्मेचर के कारण उत्पन्न होने वाले फ्लक्स के विपरीत काम करे। तो मान लीजिए आर्मेचर के कारण 5A फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है, तो इतने की इतने वैल्यू में क्या करूं, इस कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा जस्ट इसके अपोजिट उत्पन्न कर दूं 5C से, तो रिजल्टेंट आर्मेचर फ्लक्स का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और आर्मेचर फ्लक्स ही नहीं रहा तो वहां पर क्या आपका मुख्य फ्लक्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करके वहां पर आपके आर्मेचर फ्लक्स के बिल्कुल विपरीत दिशा में एक फ्लक्स और उत्पन्न कर देता हूं, जो आपके फील्ड पर पड़ने वाले प्रभाव को क्या कर देती है, उसको नगण्य कर देती है। कैसे? नहीं, आर्मेचर में देखो, आर्मेचर में फ्लक्स चाहिए क्या मेरे को? आर्मेचर में जो धारा बह रही है उसके कारण जो फ्लक्स चाहिए क्या मेरे को, यहां पर पहले ये समझे। हमें फ्लक्स कौन सा चाहिए, पोल के कारण उत्पन्न होने वाला, जिसको आर्मेचर चालक काटे, है ना। वो तो रहेगा ना पूरे का पूरा, वो तो पूरे का पूरा जैसा है वैसे का वैसा रहेगा। बस आपके आर्मेचर चालकों के कारण जो यहाँ पर फ्लक्स उत्पन्न हो रहा था ना, वो मेरा कौन हटा देगा, ये कंपनसेटिंग वाइंडिंग हटा देगी। तो ये फ्लक्स जैसे हटा तो आपका मेन फ्लक्स वापस जैसा था वैसे का वैसा हो जाएगा, है ना। और वैसे का वैसा हो जाएगा, मेरा जो दो प्रॉब्लम उत्पन्न हो रही है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये समझ में आया। बस यही चीज लिखी हुई इसके अंदर, आप एक बार पढ़ लीजिए इसको। देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग द्वारा डिस्क मशीन में आर्मेचर के कारण मुख्य फ्लक्स के ट्रेनिंग पोल पर टिप पर फ्लक्स सघन हो जाता है और आर्मेचर धारा में परिवर्तन के कारण फ्लक्स भी तीव्रता से बदलता है। इस प्रकार का व्यवहार प्राय टर्बो जनरेटर या रोलिंग मिल की मोटरों में आदि में अधिक होता है। फ्लक्स के तीव्रता से बदलने के कारण आर्मेचर वाइंडिंग में एक स्टैटिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसका मान विद्युत भार के परिवर्तन की दर तथा विद्युत भार पर निर्भर करता है। इस स्टैटिक विद्युत वाहक बल के कारण समीप स्थित कम्यूटेटर के मध्य स्पार्किंग उत्पन्न होती है। इस दोष को दूर करने के लिए पोल शूट पर गार्ड का कंपनसेटिंग वाइंडिंग की जाती है, जो कि आर्मेचर की श्रेणी क्रम में विपरीत दिशा में जुड़ी हुई होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल के विपरीत विपरीत और समान मान का विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा, जो स्टैटिक विद्युत वाहक बल के प्रभाव को नगण्य कर देगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर प्रतिक्रिया के क्रॉस चुंबकीय प्रभाव को कम करती है। ठीक है, ये
आपका जो मैं बोल रहा था क्रॉस चुंबकीय प्रभाव है ना, इसको कम कर रही है। उसके अलावा ये एक फायदा और दे रही है आपका, इसमें एक प्रॉब्लम और होती है जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग दूर करती है, जिसको यहाँ ऊपर समझाया गया है, ठीक है ना। अब वो भी अपन समझ लेते हैं यहाँ पर। देखिए इसके अंदर क्या बोला है, फर्स्ट वाला है कि ये दूसरी प्रॉब्लम है जिसको यहाँ बताई हुई है कि जब आपके डिस्ट धारा मशीन में आर्मेचर के कारण मुख्य फ्लक्स टर्निंग पोल पर टिप पर सघन हो जाता है और आर्मेचर धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स भी तीव्रता से बदलती है। तो इसमें क्या होता है, आर्मेचर धारा में जब परिवर्तन हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा। चुंबकीय क्षेत्र परिवर्तित होगा तो आर्मेचर कंडक्टर वहां स्थित है, और आर्मेचर कंडक्टर वहां स्थित है और आर्मेचर धारा के कारण जो उत्पन्न फ्लक्स है उसमें परिवर्तन है, तो उसके कारण भी क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा ना। इसको ऐसे समझे जैसे कि एक आर्मेचर चालक है, ठीक है, या आप ऐसा समझे कि एक आर्मेचर चालक, कुंडलियां ऐसी होती है ना आपकी, ये कुंडली है, इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, आर्मेचर धारा, इसके कारण क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ऐसा, ठीक है। अब देखो ये कुंडली स्थिर है, ये उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, तो इस कुंडली में कोई भी ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। मगर अगर इसमें बहने वाली धारा का मान चेंज होगा तो ये फ्लक्स का मान चेंज होगा, फ्लक्स का मान चेंज होगा तो इस कुंडली के अंदर क्या होगा, भी फ्लक्स का मान चेंज होगा, जिसके कारण क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण यहाँ पर कोई ना कोई ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा ना, जिसको सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं आप, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आपके सेल्फ इंडक्टेंस को एल से। एल पढ़ा था इंडक्टर के अंदर, अब भाई एल, एल समझते हो एल क्या है, किसी कुंडली में उसी में बहने वाली धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसके खुद के अंदर एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, जो कि आपका क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। और म्यूचुअल इंटरपोल द्वारा हम क्या करते हैं, आर्मेचर जो हम मेन पोल लगाते हैं आपके, आपने संरचना देखी होगी आपको जब हमने जनरेटर खोल के दिखाया था, आपके मुख्य पोल कैसे लगे हुए होते हैं, ऐसे लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से लगे हुए होते हैं स्ट्रक्चर पे। अगर 4 पोल वाली मशीन है तो ऐसे लगे हुए होंगे, ठीक है ना। और फिर यहाँ वाइंडिंग की भी होती है। तो इंटरपोल क्या होता है, जो आपके मुख्य पोल है उनके बीच में भी हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पोल बनाते हैं, ठीक है। अब ये भी पोल है, ये भी पोल है, जैसे ये एन है, ये एस है, इधर वाला एन है और इधर एस है। तो जनरेटर में जो इंटरपोल लगाए जाएंगे उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि ये अपनी गति में आगे तो इसकी दिशा किस प्रकार से रखी जाती है, जैसे ये एन है, इधर एस आ रहा है, तो यहां पर ये एस होगा, इसके आगे यहाँ पर एन है तो ये इसके बीच में जो लगेगा वो एन होगा। इसमें कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं कि जनरेटर में इंटरपोल की डायरेक्शन किस प्रकार से रखी जाती है, तो गति की दिशा में नेक्स्ट आने वाला जो पोल है उसकी ध्रुवता के समान इसमें ध्रुवता रखी जाती है। तो ऐसे छोटे छोटे पोल्स क्या करते हैं हम बीच में लगाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटरपोल। इंटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बीच में एंटर कर रहे हैं, है ना, बीच में है, इसलिए इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, इंटरपोल। ये क्या करता है आपका इंटरपोल, देखिए इंटरपोल भी फ्लक्स उत्पन्न करेगा, ठीक है, इंटरपोल के कारण फ्लक्स उत्पन्न होगा जो कि आपके क्या करेगा, इसमें आगे, अच्छा यहाँ तक ठीक है,
जो कि क्या करेगा, आपके डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट है, डीमैग्नेटाइजिंग जो इफेक्ट है, जो मुख्य फ्लक्स में, जो मुख्य फ्लक्स को कमजोर कर रहा था, जो फ्लक्स, उसके विपरीत फ्लक्स उत्पन्न करता है। जो इंटरपोल होता है ना आपके, इंटरपोल के कारण जो फ्लक्स उत्पन्न होगा, जो डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव उत्पन्न करने वाला जो फ्लक्स है, उसके बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में होगा, जिसके कारण ये इसको क्या कर देगा, नगण्य कर देगा। तो ये डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को इसके खत्म करता है, आपके प्रभाव को निरस्त करता है इंटरपोल। ठीक है, बस यही है इसके तीन रिमेडीज